हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिद्धा और होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिद्धा मेडिसिन सिस्टम इज़ द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया। तो ये जो सिद्धा है ये भी क्या है, एक ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम है इंडिया के अंदर। ये जो क्या कहते हैं, जो सिद्धा मेडिसिन सिस्टम है ये साउथ के एरिया में मतलब डेवलप हुआ, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और जो आयुर्वेद है ये नॉर्थ में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन है? तो जो आयुर्वेदा है वो ज़्यादा ओल्डेस्ट माना जाता है, ज़्यादा क्या एंशियंट कह सकते हैं आप, मोस्ट एंशियंट। अब कितना है तो इसमें अलग अलग आपको मिलेंगी, लेकिन मतलब एनसीबीआई की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आयुर्वेदा है वो 17,000 साल एंशियंट है, यानी कि ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं ना, बीसी। और जो और जो क्या कहते हैं सिद्धा है वो 10,000 साल बीसी ओल्डेस्ट है। अब एक चीज़ और के जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डिपार्टमेंट है, तो उसकी अकॉर्डिंग मतलब गूगल पे आप जाके देख सकते हैं, एक 12 पेज की एक क्या कहते हैं पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिस पे उन्होंने आयुर्वेदा और सिद्धा को मतलब मेंशन किया है। तो उसमें बताया है कि इनकी जो हिस्ट्री है वो 5,000 साल बीसी है। ठीक है, और वैसे हमको हिस्ट्री में इतना जाना नहीं है, इसलिए कि हिस्ट्री से यहाँ पे पूछेगा नहीं आपसे कि ये कब कौन सा है। लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, हमने लास्ट वीडियो में शायद ये बोल दिया था कि सिद्धा ज़्यादा पुराना है आयुर्वेद के मुकाबले में, तो उसको आप क्या कहते हैं ठीक कर लीजिए। ठीक है, ये मेरी गलती थी। आयुर्वेदा ज़्यादा पुराना है और सिद्धा क्या है उसके बाद ज़्यादा ओल्डेस्ट है इंडिया के अंदर। दिस सिस्टम वॉज फाउंडेड बाय द द्रविडियन कल्चर। जो द्राविड़ लोग थे ना यहाँ पे, तो उन्हीं का ये कल्चर था। उन्हीं के कल्चर से इस सिद्धा सिस्टम जो है मेडिसिन सिस्टम वो शुरू हुआ था। समझ लिए, वो अपना इलाज के लिए इसको यूज करते थे, तो वहीं से ये शुरू हुआ था सिद्धा मेडिसिन सिस्टम। किनसे? जो द्राविड़ लोग थे। दिस सिस्टम यूजेस द ड्रग टू ट्रीट द बॉडी एंड ऑल्सो डील्स विद इनर सोल। और ये जो सिस्टम है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी को ट्रीट किया जाए, ये इस पे भी आत्मा को भी, सॉल का मतलब होता है रूह या आत्मा, ठीक है ना, तो उसके साथ में भी डील करता था। ये जो सिस्टम था वो आत्मा पे भी मतलब काम करते थे कि कैसे उसको शांति पहुंचाया जाए। अब ये क्या सिस्टम रहा होगा उनका पता नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ दवा का ही इलाज नहीं था, बल्कि दवा और जिसको बोलते हैं ना दवा और दुआ दोनों होता था। यानी जो रूह है, जो क्या कहते हैं आदमी का आत्मा सॉल है, उस पर भी वो काम करते थे। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस सिद्धा मेडिसिन सिस्टम, दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ बेसिक, ये बेसिक है, मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो जैसा कि आपने उसके बारे में पढ़ा आयुर्वेदा के बारे में, पंच महाभूता, समझिए सेम वही कहानी इसमें भी है। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जिसको कि भूतास कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसको भूतास कहते हैं। अब वो क्या है? तो सिद्धा वाले में एक है मून। मून का मतलब होता है सॉलिड, दूसरा है नीर जिसका मतलब होता है फ्लूइड, तीसरा है थी, या आप इसको रेडियंस या फायर भी कह सकते हैं, रेडियंस या फायर। ठीक है, उसके बाद क्या है? वायु, वायु का मतलब गैस और एयर कह सकते हैं। एंड क्या है? आकाशम, और जिसका मतलब ईथर या के आकाश। ठीक है, तो वही तकरीबन वही सारी चीजें हैं जो आपने आयुर्वेदा में पढ़ा है। और क्या? ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ दिस एलिमेंट। सिद्धा सिस्टम क्या कहता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं के अलग अलग अमाउंट के कॉम्बिनेशन से क्या ह्यूमन की बॉडी बनी हुई है। ठीक है, 3 फंडामेंटल रेगुलेटरी सब्सटेंसेज। According to this system, there are 3 substances which regulate the physical, mental and emotional function of the body. ये कह रहे हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं या 3 सिस्टम ऐसे हैं या 3 मैकेनिज्म ऐसे हैं, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा आयुर्वेदा में, जो कि बॉडी के जो कि क्या है फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल फंक्शन ऑफ बॉडी को रेगुलेट करते हैं। यानी बॉडी का फिजिकल कैसा होगा, मेंटल या इमोशनल जो कंडीशंस उसको रेगुलेट करते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई दोषाज। ठीक है ना, जैसा कि आपने उसमें पढ़ा त्रिदोष या ट्राई या क्या कहते हैं ट्राई दोषाज, तो ऐसे यहाँ पे भी सेम है। इसके जो 3 दोष हैं, ठीक है ना, सिद्धा सिस्टम के, वो क्या है? वातम, पित्तम और क्या है? कर्पम। उसमें पढ़ा था आपने वात, पित्त और कफ, वही चीज है तकरीबन, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे लग रहा है कि ये संस्कृत का वर्ड्स है, पता नहीं हमको,
लेकिन यह हो सकता है उनके पुराने ज़माने का कोई लैंग्वेज रही हो। तो क्या है, वातम, पीथम या करपम। तो ये 3 ट्राई डोषा हैं, इसके ये 3 ट्राई डोसेज हैं, ठीक है ना। ट्राई जो दोष होते हैं वो। अब ये दोष का मतलब बीमारी नहीं है बल्कि सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये जो वातम सिस्टम है ये क्या है, इट इज ड्राई, लाइट, कोल्ड होता है। इट इज मेड अप ऑफ आकाश, आकाशम एंड वायु। ये किससे बना है जो वातम दोष है, ठीक है ना। ये वातम दोष कर लीजिए यहाँ पे। तो ये वातम दोष है, ये किससे बना है, आकाश और वायु के कॉम्बिनेशन से बना है। अब इसका काम क्या होता है, इस कंट्रोल्स द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन फर्स्ट 1/3 फेज ऑफ द लाइफ। आदमी का जो कोई भी है उसका जो क्या कहते हैं जिंदगी के फर्स्ट 3rd फेज है, ठीक है ना, उसमें इसका अमाउंट ज्यादा होता है। मान लीजिए किसी की उम्र 60 साल होनी है तो जो शुरू के 20 साल हैं उसमें इसका अमाउंट ज्यादा होता है। एंड इन दिस फेज सम एक्टिविटीज आर ग्रेटर। और इस फेज के अंदर कुछ काम ज्यादा होते हैं, जैसे कि ग्रोथ है तो शुरू में ग्रोथ ज्यादा होता है। शार्पनेस ऑफ द फंक्शन ऑफ सेंस, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है तो वो बहुत अच्छे से क्या है काम करते हैं। दूसरा जो दोष है वो क्या है, वो है पीथम। क्या है, पीथम। तो इट इंडिकेट्स द हीट, ये किस चीज को बताता है, ये हीट को बताता है। इट इज मेड अप ऑफ, ठीक, ये किससे बना है, आग से, ठीक है ना, फायर जो है उससे बना हुआ है। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है, बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि डाइजेशन हो गया या बॉडी को गर्म रखना है, ठीक है ना, वांथ। या आप ये कैसे, मेटाबॉलिज्म तो जान ही रहे हैं ना। तो मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको कंट्रोल करता है। लस्टर है यानी आदमी की जो चमक है, रौनक होती है वो, ऐसे क्या आदमी का स्मार्टनेस, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, पीथम दोष करता है। अब अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो ये जो काम है वो सब खराब हो जाएंगे, समझ रहे ना। इट इज़ फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन सेकेंड 1/3 फेज ऑफ द लाइफ। और क्या कहते हैं, जो सेकेंड 3rd फेज है और जो सेकेंड 1/3 फेज है जिंदगी की, उसमें ये क्या है ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। यानी मान लीजिए अगर 60 साल की उम्र है तो बीच के जो 20 साल हैं, 20 से लेके 40 साल के बीच में ये ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद तीसरा होता है कर्पम। इट इज़ ए स्मूथ और विस्किड एंड हैवी। ये क्या होता है, स्मूथ होता है और क्या कहते हैं स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा जो होता है, ठीक है ना, उसको विस्किड बोलते हैं, और जिसको लसीला भी कह सकते हैं। और ये हैवी होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द मून एंड नीर। और ये किससे बना है, जो सॉलिड है, आपने पढ़े ना अभी एलिमेंट, तो सॉलिड और क्या कहते हैं जो फ्लूइड है उससे ये बना है। और क्या है, इट कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ। और ये किस चीज को कंट्रोल करता है, ये स्ट्रेंथ जो पावर है, पोटेंसी, ताकत वगैरह। एंड क्या कहते हैं प्रॉपर फंक्शन ऑफ ज्वाइंट्स, और प्रॉपर फंक्शन ऑफ ज्वाइंट्स को ये कंट्रोल करता है। इट इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन लास्ट 1/3 फेज ऑफ द लाइफ। और जो आखिरी 1/3 फेज होता है जिंदगी का, उसमें ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, यानी लास्ट के 20 साल में ये ज्यादा पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो होम्योपैथी इज ए होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये एक क्या, होम्योपैथी जो है वो क्या है, एक होलिस्टिक सिस्टम है दवा इलाज करने का। यानी इसमें सिर्फ उस सिम्टम को नहीं ट्रीट किया जाता है बल्कि पूरी बॉडी को ट्रीट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, सिर्फ सिम्टम्स को नहीं। ये सिस्टम्स नहीं है, सिम्टम्स। तो इसमें क्या है, सिर्फ मतलब क्या कहते हैं जो सिम्टम्स उनको नहीं बल्कि पूरी बॉडी को ट्रीट किया जाता है। तो इसको किसके ज़रिए से शुरू किया गया था, तो उनका नाम था, एक ये जर्मन फिजिशियन थे, सैमुअल हेहनीमैन। ये एम है, हेहनीमैन, ठीक है ना, सैमुअल हेहनीमैन। तो इन्होंने इसको शुरू किया, इसके प्रिंसिपल वगैरह इन्होंने दिए, बहुत सारा काम किया इस पे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इसको कार्डिनल प्रिंसिपल भी बोलते हैं होम्योपैथिक के। अगर पूछे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी लिखिए तो आप ये लिखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ सिमिलिया या लॉ ऑफ सिमिलर्स भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मेडिसिन शुड हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स इन ए हेल्दी पर्सन if it is given in a high dose, then this medicine is able to treat a similar disease। अब ये ना थोड़ा सा मतलब बहुत अटपटा सा लगता है कि क्या मतलब दिया है लॉ ऑफ सिमिलिया। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्या कहते हैं बुखार है, मुझे क्या हो गया, फीवर हो गया। तो कह रहे हैं कि फीवर को ठीक करने के लिए ऐसी दवा दी जाएगी कि अगर उसको किसी हेल्दी पर्सन के अंदर दिया जाए तो वो उसको बुखार जैसा सिम्टम्स दे दे, उसको बुखार कर दे।
उसको जब हाई डोज में दिया जाए उस चीज को, दवा को। समझ में आ रही बात? जैसे कि मान लीजिए किसी को क्या है किसी को क्या है एलर्जी वगैरह हो गई है, समझ रहे, किसी को एलर्जी है, क्या कहते हैं नज़ला वगैरह, ये क्या कहते हैं नज़ला जुकाम वगैरह हो गया है, तो कह रहे हैं कि उसको वो दवा दी जाएगी ट्रीट करने के लिए कि जिसको अगर किसी हेल्दी आदमी को दिया जाए, यानी उसको नज़ला जुकाम खांसी वगैरह नहीं है, उसको दिया जाए हायर डोज के अंदर, तो उसके अंदर वो नज़ला जुकाम खांसी ऐसे सिम्टम्स देने लग जाए, तो उस दवा को देते हैं हम इस पेशेंट को इलाज करने के लिए। लग रहा ना अटपटा सा? तो ये मुझे भी मतलब बहुत, मैंने इसको सर्च किया, पढ़ा भी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था। आपको इसका एक एग्जांपल मिलेगा, जो शंकर जी हैं, आपने देखा होगा कि उनके गले में एक सांप होता है। जो मैं इसको पढ़ रहा था तो उसमें ये भी लिखा था, तो मतलब इसको समझाने के लिए, तो उनको किसी ने जहर दे दिया था शायद, तो फिर क्या है वो सांप आया, फिर उसने कहा कि मैं आपको डसूंगा तो फिर आपका जो जहर है ना वो खत्म हो जाएगा। किसी ने जहर दे दिया, सांप आके काट रहा है और जहर दे रहा है, तो फिर उसका जहर, जो पुराना वाला जहर है, वो क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसको एग्जाम्पल से समझिए ऐसे, जैसे यहाँ पे एक लाइट जल रही है, एक छोटी सी लाइट जल रही है, और यहाँ पे फिर माँ के एक बड़ी सी लाइट को जला दें तो क्या होगा, छोटी वाली का पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? छोटी वाली का क्या है, पता नहीं चलेगा। ऐसे ही जब कोई बीमारी होती है, ये इस किसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मैंने एक क्या कहते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके बाकायदा पूछा, बैठ के उनसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, और उन्होंने बहुत कुछ मतलब इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह दिए। तो एक एग्जाम्पल ये भी दिया था लाइट वाला उन्होंने, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, इसके जवाब उन्होंने नहीं दिए ढंग से मुझे, फिर भी उन्होंने ये समझाया कि जैसे किसी को मान लीजिए बुखार है, तो हम उसको ऐसी दवा देते हैं जो मतलब उसी जैसा सिम्टम्स उसके अंदर क्रिएट करे, तो जो पहले से सिम्टम्स है वो उसको जाके दबा देता है। समझ ना? जैसे आपने सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है, तो यही वाली कंडीशन यहाँ पे पूरा समझिए। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल में पूछा कि मतलब ये सिर्फ लॉ है ही, ये आप लोग इसको यूज भी करते हैं इलाज करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, हम ऐसा इलाज करते हैं इसके जरिए से। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आदमी को नज़ला वगैरह हो गया, तो हम ऐसी दवा देते हैं जो उससे भी ज्यादा उसको नज़ला करे। तो ये जो होता है, ये दवा के असर की वजह से होता है, तो वो परमानेंट नहीं होता है। तो जो हमारे पुराना मतलब थोड़ा बहुत खांसी वगैरह नज़ला वगैरह था, ये उससे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, ये उस जैसा सिम्टम्स क्रिएट करता है, तो बॉडी ना इस छोटे वाले को भूल जाती है, उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचती है। तो जब आदमी का दिमाग उसको सोचना समझना, वो कहते उनके कहने के अकॉर्डिंग उसको सोचना समझना छोड़ देता है, तो वो बीमारी धीरे धीरे से खत्म हो जाती है। उसके बाद जब हम ये दवा बंद करते हैं तो ये सिम्टम्स भी खत्म हो जाते हैं, और साथ में वो बीमारी भी खत्म हो चुकी होती है उनके अकॉर्डिंग। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, सर अगर किसी को मान लीजिए शुगर का कोई पेशेंट है, तो क्या आप उसको ऐसी दवा देंगे जो उसका शुगर बढ़ा दे? तो फिर उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया, घुमा उमा दिया था इधर से उधर। तो इनका ये आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया ना, कि टिट फॉर टैट वाला, जैसे को तैसा दिया जाए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सांप वाला, ठीक है ना? तो अब यहाँ तो यही सब कुछ यहाँ पे है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स, यानी जैसी बीमारी है उसी जैसी बीमारी और उसके अंदर बड़ी क्रिएट कर दिया जाए कुछ समय के लिए, ताकि वो बड़ी बीमारी उस छोटी बीमारी को खा जाए, वो बड़ी बीमारी उस छोटी बीमारी को खा जाए। जैसे समंदर के अंदर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, ऐसे समझिए कि उससे बड़ी बीमारी पैदा कर दी जाती है, और फिर वो बड़ी बीमारी क्या करती है, उस छोटी बीमारी को खा जाती है। फिर उस बीमारी को तो हमने क्या अपने कंट्रोल में रखा था ना, ये जब तक दवा देते तब तक वो सिम्टम्स आ रहे थे, दवा हमने बंद कर दिया तो इस बड़ी बीमारी उसको खा चुका था, छोटी बीमारी खत्म हो चुकी है। अब इसको हमने जब दवा बंद किया तो वो बड़ी वाली बीमारी भी खत्म हो गई। इसका एग्जाम्पल वो देते हैं जैसे कि वैक्सीन है, ऐसे क्या पॉइजन वाला एग्जाम्पल है, ऐसे क्या एलर्जिक ड्रग से किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसको ऐसी दवा दी जाती है जो उससे ज्यादा एलर्जी क्रिएट कर दे, तो ये ज्यादा एलर्जी छोटी सी एलर्जी कम एलर्जी को खा जाती है, फिर दवा बंद कर दे तो यानी एलर्जी भी खत्म हो जाती है। तो ये इसका मेन क्या है, लॉ ऑफ सिमिलिया। उसके बाद लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। ये लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सिंपल एंड सिंगल ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। ये कहते हैं कि मतलब बिल्कुल सिंपल दवा देनी चाहिए, मतलब दवा का मतलब साइड इफेक्ट बिल्कुल भी ना हो, और क्या सिंगल ड्रग मतलब प्रिस्क्राइब करना चाहिए, दवा कॉम्बिनेशन में ना हो। तो क्या कहते हैं, ये तो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स क्या कहता है कि सिंपल दवा देनी चाहिए और क्या सिंगल दवा देनी चाहिए। और तीसरा क्या है, लॉ ऑफ मिनिमम। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ मिनिमम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन ए मिनिमम एज मच एज पॉसिबल। और ये कह रहे हैं कि
दवा ना कम से कम अमाउंट में देना चाहिए। जितना आप उसको कम कर सकते हो, उसकी पोटेंसी को उतना कम करके बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करना चाहिए। अब इसके जो बनाने का तरीका होता है ना, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, जब ये दवा बनाते हैं तो उसमें पोटेंटाइज करते हैं, यानी कि मान लीजिए केमिकल निकाल लिया। अब इसकी जो दवाएं बनती है ना, वो भी क्या है, प्लांट से ही निकाली जाती हैं, प्लांट से, एनिमल से निकाल लिया। अब उसको निकालने के बाद ना उसमें एक स्टेप आता है, पोटेंटाइज करते हैं। तो पोटेंटाइज करने में क्या करते हैं, उसका जो मतलब इफेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, मतलब कम से कम पोटेंसी को कम करते जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, अल्कोहल को मिलाते हैं या वाटर के जरिए से उसको समझ तरीके से डाइल्यूशन करते हैं। और वो भी क्या होता है, सीरियल डाइल्यूशन होता है। सीरियल डाइल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये दवा है, इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी मिलाया, ठीक है ना, 1 लीटर पानी मिलाया, तो अब ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगी ये दवा, ठीक है ना, ये डाइल्यूट हो गई। अब इसमें से हमने क्या किया, मान लीजिए इसके ये पूरे 1 लीटर में से हमने 1 ml, मान लीजिए इसमें से हमने 100 ml ले लिया, 100 ml लिया और फिर 1 लीटर पानी के अंदर इसको मिला दिया। तो अब इसका जो क्या है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, इसकी पोटेंसी कम हो जाएगी ना। फिर इसमें से हमने 100 ml लिया और उसको 1000 लीटर में पानी में मिला दिया, समझ रहे हैं। तो फिर अब इसकी भी डाइल क्या हो जाएगी, मतलब पोटेंसी कम हो जाएगी। तो ये होता है पोटेंटाइज करना। तो इस तरीके से दवा को क्या करते हैं, मतलब वो उसकी पोटेंसी को कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तो वो बन जाता है आपका लॉ ऑफ मिनिमम, यानी दवा को बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, लो उसमें ला देते हैं कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं। वो यहाँ तक कह रहे थे कि हमारी जो दवाएं होती है, जो वो गोलियों में भर के देते हैं, दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी के अंदर लेके जाओगे वो बता ही नहीं पाएंगे कि इसमें कौन सी दवा है। उसकी वजह, असल वजह ये है कि ये जो मतलब क्या करते हैं, पोटेंटाइज जो कर दिया जाता है, उसकी पोटेंसी को कम कर दिया जाता है, बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चल पाता है, पता नहीं ये दवाएं काम कैसे करती हैं। उसके बाद क्या है, ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग तो ये तो अच्छी चीज़ है कि ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इफ इट्स हीलिंग पावर इज नॉन। ये कह रहे हैं कि कोई भी दवा उसी वक्त ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा, कोई भी दवा ट्रीटमेंट के लिए उसी वक्त यूज की जाएगी जब उसके बारे में हमको पहले से मालूम हो कि हाँ इसके अंदर हीलिंग पावर है, यानी ये बीमारी को ठीक कर सकती है। ठीक। पांचवा क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ईच पेशेंट हैज यूनिक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन। कह रहे जो भी पेशेंट होता है उसका फिजिकल और मेंटल और इमोशनल कंडीशन अलग अलग होते हैं, सबका एक जैसा नहीं होता, सबका यूनिक होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये 50 नहीं है, ये क्या है, 100 है ना, 100 सो ड्रग शुड बी सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये कह रहे हैं कि दवा को ना ऐसे ही सिलेक्ट करना है हर आदमी के यूनिकनेस को देखते हुए, ये नहीं कि एक ही दवा सबको एक ही डंडे से हाँक रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अपने एलोपैथिक में है, बुखार हुआ तो सबको पैरासीटामोल ही दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रही बात। तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आदमी की जो यूनिकनेस है, आपने पढ़ा कि हर एक का यूनिक अलग अलग क्या है, हर आदमी का क्या है, मेंटल, फिजिकल या क्या कहते हैं इमोशनल कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, यूनिक हो सकता है। तो कह रहे हैं उसी यूनिकनेस को देखते हुए क्या है, दवा देना है, हर एक को एक जैसी दवा देना जरूरी नहीं है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। और ऐसा नहीं कि खाली सिम्टम आपने देखा और उसके बेस पे, जैसे कि मान लीजिए उस पेशेंट का भी सिम्टम वही दिख रहा है, इसका भी सिम्टम, हमारा भी सिम्टम वही दिख रहा है, तो एक ही दवा उठा के दे दिया, कह रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो यूनिकनेस है उसको आप निकालिए और उसके बेसिस पे दवाओं को दीजिए, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। उसके बाद आता है आपका थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। क्या है, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज एन इनविजिबल पावर इन ह्यूमन बॉडी। इसके अकॉर्डिंग, मतलब होम्योपैथिक के अकॉर्डिंग जो इसके प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, यानी ह्यूमन के बॉडी के अंदर एक इनविजिबल पावर है, यानी एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो हमको दिखती नहीं है, वही सॉल और रूह और आत्मा, ठीक है ना, उसकी बात हो रही, समझ लीजिए, विच इज कॉल्ड वाइटल फोर्स, जिसको कि वाइटल फोर्स कहा जाता है, या उसको क्या कहते हैं, लाइफ फोर्स कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जब ये फोर्स क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है या अफेक्टेड हो जाता है, देन ए पर्सन बिकम सिक, तब आदमी बीमार होता है। सो इट इज नेसेसरी टू कंसिडर द कंडीशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ द सिक पर्सन। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए ज़रूरी है कि जो भी मतलब बीमार आदमी है उसके माइंड, उसकी बॉडी और उसके स्पिरिट, इन सब को देखना ज़रूरी है, तब दवा दीजिए, ऐसे ही दवा ना दे दीजिए, ठीक है ना। ये कह रहे हैं उस सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आप दवा देंगे। और सातवां है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग साइनमाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द रियल क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग रिमेन्स हिडन इन क्रूड ड्रग। क्या है, क्रूड ड्रग। ये क्या कहता है डॉक्ट्राइन,
ये डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है? एक तो मतलब ये जो रूल्स बन गया, जो थ्योरी आ गया, एक होता है अभी थ्योरी बना नहीं है, डॉक्ट्राइन होता है, ठीक है ना। अभी थ्योरी बनने से पहले के ही मतलब अभी उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया हो, जिसको अभी समझ रहे हैं ना, वो डॉक्ट्राइन होता है एक तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल की जगह पे आप यहाँ पे डॉक्ट्राइन भी कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग कोई भी दवा है तो उसके अंदर जो बीमारी को ठीक करने की जो ताकत होती है, तो ये कह रहे हैं कि वो असल में कहाँ होती है? वो होती है, वो जो क्रूड स्टेट में हो तो उसके अंदर छुपी रहती है वो। तो ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी दवा है तो उसके अंदर जो असल में बीमारी को ठीक करने की जो ताकत है, वो उसके क्रूड फॉर्म में क्या होती है? छुपी होती है। क्रूड आपने सोचा ना, आप क्रूड आपने पढ़ा ना, जो कच्चा माल है अभी अभी उसको प्रोसेस नहीं किया गया है, जो क्रूड है अभी रॉ मटेरियल है, उसके अंदर समझिए एक तरीके से वो कह रहे हैं कि छुपा रहता है। तो इससे आगे नतीजा ये निकल सकता है कि मतलब जब कोई बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको क्रूड के जरिए से आप ट्रीट कर पाएंगे, तभी वो बीमारियां ठीक होंगी, असल दवा की पावर तभी दिखेगी। बाकी आपको इतना ये सब मतलब जाना नहीं है, बस जो मेन मेन सी टॉपिक्स हैं ऐसे आपने हेडिंग डाला और उसके बाद थोड़ा बहुत लिख दिया, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता भी नहीं है। होम्योपैथिक किसने स्टार्ट किया उसका नाम याद कर लीजिएगा, एक आध नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो इसके हेडिंग्स है ना, ये याद कर लीजिए। तो ये जो आपके क्या कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, वो यहीं पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और कमेंट नहीं करते आप, आपसे बहुत शिकायत है मुझे, तो कमेंट ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।